देखो जी, आज हमारा लेक्चर फिर दोबारा है। पहले भी आपको मैं ऑलरेडी लेक्चर दे चुका हूँ हाइड्रोडायनामिक्स के ऊपर। एमएससी जो फोर्थ सेमेस्टर वाले हैं तो उनको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि ये फ्लूइड डायनामिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स, ये इस मज़मून के ऊपर मैं बहस कर चुका हूँ। और जो आपका अब आप ये करेंगे, पिछले जो आपको जो कुछ मैं आपको लेक्चर दे चुका हूँ, तो आप एक दफ़ा इसको रिव्यू करें, क्योंकि वही चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होंगी। और फिर आगे मैं आगे जाता हूँ तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स या हमारे पास हाइड्रोडायनामिक्स, ये तकरीबन तीनों एक ही मज़मून के नाम है। लेकिन फिर भी किताबें थोड़ी बहुत एक फ़र्क वाज़े कर देती हैं, फ़र्क बताती हैं कि जी फ्लूइड डायनामिक्स में और हाइड्रोडायनामिक्स में क्या फ़र्क है। अगर कहीं कोई पूछ बैठे कि जी फ्लूइड डायनामिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स क्या मुकम्मल तौर पे एक ही हैं, तो इनमें फिर थोड़ा सा वो किताबें थोड़ा सा फ़र्क वाज़े कर देते हैं। मैं आपको अभी बता देता हूँ, और वो मैंने यहाँ लिखा है। तो देखिए, और उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ पे और आ जाए। आपको ये भी पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि दुनिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, कायनात के अंदर मादा, मैटर 3 हालतों में पाया जाता है। एक और भी चौथी स्टेट भी है, लेकिन उससे हमारी गरज नहीं है। तो जनरली 3 हालतों में पाया जाता है। वो हमारे पास है 3 टाइप्स। कौन से हैं जी? हमारे पास सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये 3 सूरतों में आपके पास मादा कायनात में पाया जाता है। एक और टाइप भी है, लेकिन उसमें मैं बहस नहीं करता, उसका हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसमें से जो सॉलिड्स हैं, हम उसमें भी बहस नहीं करेंगे, क्योंकि हम जो सब्जेक्ट स्टडी कर रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स, उसके अंदर हम सिर्फ 2 कैटेगरीज के मैटर को लेंगे। वो एक जो हमारे पास है सॉलिड, और दूसरा हमारे पास है लिक्विड। तो जब सॉलिड और लिक्विड, इसलिए सॉरी, ये सॉलिड लिक्विड नहीं बल्कि लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड एंड गैसेस, हम सॉलिड को छोड़ देंगे, मतलब कि लिक्विड एंड गैसेस हम इसकी बस स्टडी करेंगे। तो जब कभी लिक्विड या गैसेस मूव करते हैं, हरकत में आते हैं, मुतहरिक होते हैं, तो उस वक्त जो उसके नतायज होते हैं, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, या उससे हम इस्तेफादा कर सकते हैं, या जो उससे नुकसान भी होते हैं उससे हम अपना बचाव कर सकते हैं, या उसमें जो खूबियाँ पैदा हो जाती हैं, तो इन तमाम चीज़ों को हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर या फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर। डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन के, कि फ़लाँ चीज़ आपने सुना होगा ये फ़लाँ शख्स बड़ा डायनामिक है, यानी बड़ा मुतहरिक है। तो डायनामिक्स का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हरकत इन्वॉल्व हो जाए। तो जहाँ कहीं भी हमारे पास ये लिक्विड या गैसेस, ये दोनों चीज़ें जो हैं, जहाँ पे इनमें हरकत पैदा हो, मोशन हो, ये तमाम बातें उसमें हो जाएं, तो उसमें कुछ खसूसियात पैदा हो जाती हैं, उसके कुछ बिहेवियर चेंज हो जाते हैं या होते हैं। तो इस किस्म के जो फिनोमेना है, उसके मुताले के लिए हम मैथमेटिक्स के जिस ब्रांच में हम उसके स्टडी करते हैं, वो हमारे पास होता है फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स। ठीक है, हम इस मजमून को उस सूरत में भी अप्लाई कर सकते हैं जब कोई ये लिक्विड या फ्लूइड, यानी कि जब लिक्विड वगैरह जो है हालत सुकून में हो, हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मोर जनरल जो इसकी स्टडी है वो होती है फ्लूइड डायनामिक्स की या हाइड्रोडायनामिक्स की, उस वक्त जब मैटर की ये 2 शक्लें हालत हरकत में हों। अब इसमें अच्छा, उसमें फिर मैंने क्या हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि हमने फिर वहाँ पे ये भी पढ़ा था भाई कि इनकम्प्रेसिबल और कम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं। ये आप पिछले जो मेरी लेक्चर्स हैं पूरा उन तमाम को आप निकालें, ज़रा रिव्यू करें कि जी इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स और कम्प्रेसिबल फ्लूइड कौन से होते हैं। मैं थोड़ा सा आपको रिव्यू कर देता हूँ। कम्प्रेसिबल वो होते हैं कि जिसके ऊपर अगर आप प्रेशर डालें तो प्रेशर डाल के आप उसके वॉल्यूम को कम कर सकें, ज़्यादा कर सकें, प्रेशर कम करके, प्रेशर ज़्यादा करके आप उसके वॉल्यूम को कम बेश कर सकें। और ये अमूमी तौर पे होता है गैसेस के अंदर। यानी अगर कोई कंटेनर है, अब यहाँ पे देख लें, अगर ये कोई कंटेनर है, ये कोई बर्तन है, ठीक है, इसमें यहाँ पे गैस पड़ी है, ठीक है, इसका ये वॉल्यूम है, इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, ये इसके ऊपर कोई पिस्टन लगा हुआ है, तो यहाँ पे ख़ास वॉल्यूम है। अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो प्रेस होने के बाद देखें वॉल्यूम कम हो गया, लेकिन शर्त यह है कि जो अंदर मैटर पड़ा हुआ है, ठीक है, वो कंप्रेस हो सकता हो। अब जाहिर बात है कि अगर इस बर्तन में पानी पड़ा हुआ है तो आप उसको कंप्रेस तो नहीं कर सकते। कंप्रेस क्या चीज़ होती है? कंप्रेस होती है वो शक्ल जो जिसमें गैसेस आते हैं। तो जितने भी गैसेस हैं, हम कहते हैं कि गैसेस जो है ये हमारे पास कंप्रेसिबल फ्लूइड्स हैं। और जो भी आप, चूँकि गैसेस कंप्रेस हो सकते हैं, जब गैसेस कंप्रेस हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी फिर कांस्टेंट नहीं रहती, क्योंकि जाहिर बात है कि अगर इतने बड़े बर्तन में कोई गैस बंद है
तो उसमें उसके जो पार्टिकुलर जो उसके जो मलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, इतने स्पेस में फैले होते हैं। उसको कंप्रेस करके आप यहाँ पे ले आते हैं तो उसके जो मलिक्यूल्स हैं वो बहुत करीब आ जाते हैं, और मलिक्यूल के करीब होने से उनके अंदर गाढ़ापन पैदा हो जाता है, तो जिसको हम हमारे एक जो मैथमेटिकल टर्म है वो हमारे पास है डेंसिटी। तो ये ऑलरेडी मैं पिछले अपनी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। तो मैंने आपसे कहा कि डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम रो के साथ, रो, ये RHO, रो इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, यानी डेंसिटी इज ऑलवेज गिवन बाई मास बाई वॉल्यूम। हम इसे उसको डिफाइन करते हैं। ये पिछले लेक्चर को आप देखें दोबारा, पूरे लेक्चर पिछले मैंने आपको दिए हुए उसको आप रिव्यू करें। तो अगर हमारे पास जो फ्लूइड है वो गैस की शक्ल में है, मैंने आपसे पहले कहा कि फ्लूइड डायनामिक्स के अंदर या हाइड्रोडायनामिक्स के अंदर हम मैटर की जिस शक्ल की स्टडी करेंगे वो या गैस की शक्ल में होगा या वो लिक्विड्स की शक्ल में होगा, ठीक है। तो चुनांचे अगर वो उसमें पर्टिकुलर गैसेस हैं तो गैसेस जो होते हैं वो कहते हैं कि वो हमारे पास इनकॉम्प्रेसिबल फ्लूइड्स हैं, कॉम्प्रेसिबल हैं। और इनकॉम्प्रेसिबल कौन से होंगे? जहाँ पर पानी है, शहद है, तारकोल है, पेट्रोल है, केरोसिन ऑयल है, इस सब चीज़ें जो हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं ये इनकॉम्प्रेसिबल होती हैं। तो इनकी डेंसिटी को अक्सर औकात हम कांस्टेंट लिया करते हैं, क्योंकि इसमें अगर आप प्रेस करें भी तो प्रेस करने के बाद चूँकि डेंसिटी का फार्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब जाहिर बात है कि आपने जो मिकदार मादा ले लिया, जो मीटर आपने ले लिया, जो मास ले लिया, उसमें तो आप तब्दीली कर नहीं रहे। तो डेंसिटी के तब्दील होने के लिए ये जो V का यानी वॉल्यूम की में तब्दीली होनी चाहिए। अब वॉल्यूम तब्दील जो है वो प्रेशर से तभी हो सकता है कि अगर वो कंप्रेसिबल है, और अगर वो कंप्रेसिबल नहीं है तो डेंसिटी वहाँ पे कांस्टेंट हो जाती है, क्योंकि M ऑलरेडी आपने जो दिया हुआ है उसकी मिकदार तब्दील नहीं हो रही। तो ये भी हमने किया। फिर उसके बाद उस क्लास के अंदर हम लोगों ने ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को भी डिस्कस किया। पूरी की पूरी आपको मैंने डिफिनेशन दी है कि भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी से क्या मुराद है, डेंसिटी से क्या मुराद है, कंप्रेसिबल फ्लूइड कौन से हैं, इनकंप्रेसिबल कौन से होते हैं, पूरा फ्लूइड डायनामिक्स क्या है, फला, ये तमाम चीज़ें मैंने अपने इस पूरे लेक्चर के अंदर बहस की। ये आपको मैं पुरानी बातें मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ। फिर उसके बाद आगे था एप्लीकेशन ऑफ दिस सब्जेक्ट। इस तरह का एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन के ऊपर भी मैंने आपको बड़ी वास्ट एप्लीकेशन दी थी। मैंने आपको कहा था कि ये जो हाइड्रोडायनामिक्स है या फ्लूइड डायनामिक्स जो है ये समुद्र की गहराइयों से लेकर फिज़ा और फिज़ा से आगे जो है वैक्यूम्स, उससे आगे हमारे जो स्पेसशिप ट्रैवल करते हैं, आप जाते हैं, उस तमाम के अंदर ये हाइड्रोडायनामिक्स के फेनोमेना, उसके रिजल्ट जो हैं ये अप्लाई हो रहे हैं तमाम के अंदर। तो चुनांचे उससे सर मैंने ये कहा था कि जो समुद्रों के नीचे सबमरीन्स चल रही हैं, ठीक है, उसमें भी ये सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो समुद्र के ऊपर या दरियाओं के ऊपर जो ये आपकी ये समुद्री जहाज़ चल रहे हैं उसमें भी अप्लाई होता है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये समुद्र के अंदर जो फ्लाइंग जिसको फ्लाइंग बोट्स आप कहते हैं, बड़ी तेज़ी से जाती हैं और जाके वो फ़ज़ा में उड़ती भी हैं और फिर जाके उस पर गिर पड़ती हैं, उसमें भी हमारे पास हाइड्रोडायनामिक्स इस्तेमाल हुई है। इसके अलावा जो है हमारे अपने घरों के अंदर जो बेशुमार चीज़ें, पंखे चल रहे हैं, ये कंप्रेसर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के टर्बाइन्स हैं, इन तमाम के अंदर भी हाइड्रोडायनामिक्स के रिज़ल्ट यूज़ होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। तो इवन फिर आपको मैंने उसमें यही बताया था कि आजकल तो यहाँ तक है कि हम अपने हार्ट ट्रांसप्लांट के अंदर और आर्टिफिशियल ये जो फेफड़े हैं, लंग्स हैं और हार्ट हैं, ये भी हमने आर्टिफिशियल मतलब कि जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उन्होंने बनाए हैं, हम भी इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम आर्टिफिशियल ये जो हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं जो हमारे जिस्म में हमें ज़रूरत पड़ती है, हमने वो भी बनाए हैं। इसके अंदर भी होली सोली जो है वो हाइड्रोडायनामिक्स इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पे शायद आपको ये थोड़ी ताज्जुब भी होगी यार कि यहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स कैसे इस्तेमाल होगी। तो इसी में आज आपको दो मिसालें दूंगा और मिसालें देकर फिर आपको थोड़ा सा मैं इसके ऊपर असाइनमेंट भी दूंगा, आप उसको भी ज़रा कीजिएगा, पढ़िएगा और समझिएगा। अच्छा, ये होगी एप्लीकेशन। अब आप आ जाए, देखें फिर दोबारा मैं यहाँ से थोड़ा सा आपको मैंने टच किया है, यहाँ पे देखें कहता है इन द सब्जेक्ट फ्लूइड डायनामिक्स। कि जो हमारे पास सब्जेक्ट है फ्लूइड डायनामिक्स, वी स्टडी फ्लूइड इन मोशन। हम उसमें अमूमन उन फ्लूइड्स को पढ़ते हैं, उन हालात को पढ़ते हैं, उस फेनोमेना को पढ़ते हैं जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो हालत हरकत में हो। अब आप देखें तो खैर गैसेस जो है वो तो हमेशा खुद ही हरकत में है, यानी हवाएं चल रही हैं, तूफान चल रही हैं, तो गैस को तो आप कांस्टेंट नहीं रख सकते, तो वो ज़्यादा मोशन में ही होता है। लेकिन हाँ, अगर गैस को आप किसी बर्तन में कन्फाइन कर दें तो फिर ठीक है, वो वहाँ पर वो हालत सुकून में आ जाता है। लेकिन जनरली गैसेस जितने भी हैं वो सारे हरकत में होते हैं। लिक्विड जो है पानी, अगर किसी दरिया में किसी तालाब में मुक़य्यद है, बंद है, तो ठीक है वहाँ पर उसमें मोशन नहीं होती। लेकिन बाकी दरिया बह रहे हैं, समंदर बह रहे हैं, तो उनमें सारे हमेशा जो है वो हमारे पास जो फ्लूइड हैं वो हरकत में होते हैं।
अच्छा, वो कहते हैं कि इन द सब्जेक्ट फ्लूइड डायनामिक्स वी स्टडी फ्लूइड इन मोशन। हम इसमें उन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ते हैं कि जो मोशन में हों। अब वो कहते हैं कि स्पेशली इफ़ द फ्लूइड इज़ वाटर, कहते हैं अगर फ्लूइड वाटर है, पर्टिकुलरली फ्लूइड वाटर है, तो वहाँ पर हम इसको कह देते हैं भाई कि ये हाइड्रोडायनामिक्स है। हाइड्रो में आप वाटर को समझ लें, तो मतलब कहने का ये है कि ये जो यहाँ पर आपको मैंने लिखा कि जी फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड डायनामिक्स या हाइड्रोडायनामिक्स, तो ये तो फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स ये तो एक ही है। लेकिन हाइड्रोडायनामिक्स जब हम लिखा करते हैं जनरली, तो समझते हैं कि वहाँ पर हम जो हमारे पास जो फ्लूइड है, जो चीज़ फ्लो कर रही है, वो स्पेशली हम वाटर को ले लेते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वरना जनरल नाम उसका जो है वो फ्लूइड मैकेनिक्स या फ्लूइड डायनामिक्स ही है। तो मैंने कहा कि इन द सब्जेक्ट फ्लूइड डायनामिक्स वी स्टडी फ्लूइड इन मोशन। कहते हैं इस स्पेशली इफ़ द फ्लूइड इज़ वाटर, अगर जो फ्लूइड है वो पानी है, तो फिर हम इस सब्जेक्ट को जो है ये जो फ्लूइड डायनामिक्स है उसको हम एक पर्टिकुलर नाम दे देते हैं, वो होता है इज़ कॉल्ड हाइड्रोडायनामिक्स। टू बिगिन विथ, फिर इसको दोबारा मैं थोड़ा स्टार्ट से ले रहा हूँ। टू बिगिन विथ वी कैन डिस्टिंग्विश टू मेन टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। कहते हैं हम जो फ्लूइड फ्लो करते हैं, तो इस फ्लूइड फ्लो को जो बहाव होता है इसको हम दो मेन उसमें टाइप्स में हमने डिवाइड किया है अपने मुताले को आसान करने के लिए। कहते हैं द फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीमलाइन और लेमिनर। कहते हैं जो हमारी फ्लो हो रही है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो है। स्ट्रीमलाइन फ्लो, मैं स्ट्रीमलाइन की फिलहाल करेगा, मैं स्ट्रीमलाइन फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो कहते हैं भाई कि we can distinguish two main types of flow. The flow is said to be streamline, यानी streamline flow, या laminar, या उसको हम laminar flow भी कहते हैं या laminar भी कहते हैं। In short, कब? If every particle, ये that दो दफ़ा लिखा गया है, आप इसको एक खैर काट दें। कहते हैं कि if every particle that passes a particular point moving along the exact path followed by the particles that passes that point earlier, यानी इसका कहने का मकसद मैं आपको शॉर्ट समझा देता हूँ। मिसाल है, कोई फ्लो हो रही है, उस फ्लो के अंदर ये होता है, मिसाल है कि आप यूँ समझें कि उस फ्लो में कुछ ऐसी सूरत हाल है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है। अब फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। कोई एक पार्टिकल, उस फ्लो का एक पार्टिकल ले लें, वो पार्टिकल इस पॉइंट से एक पार्टिकल गुजरता है, ठीक है। तो जो और पार्टिकल हैं वो भी इसी पॉइंट से गुजरते हैं और उसी पाथ को फॉलो करते हैं जिसको पिछले वाला पार्टिकल फॉलो करके या उस पर मूव करके गया था। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कहते हैं इफ़ एवरी पार्टिकल दैट पासेस ए पर्टिकुलर पॉइंट, कहते हैं कि अगर हर पार्टिकल, कोई फ्लो ऐसी हो रही है कि उसमें हर एक पार्टिकल दैट पासेस ए पर्टिकुलर पॉइंट, जो किसी खास पॉइंट से गुजरता है। मिसाल है फ्लो हो रही है और एक पार्टिकल जो इस पॉइंट से, मिसाल इस पॉइंट से यूँ इधर गुजरता है, एक पॉइंट से गुजरता है। If every particle that passes a particular point moves along the exact path followed by particles that passed that point earlier, कहते हैं कि वो पार्टिकल जिस उस पॉइंट से गुजरने के बाद जिस पाथ को फॉलो करता है, तो उसके बाद आने वाले जो पार्टिकल हैं वो भी उसी पॉइंट से गुजरें और उसी पाथ को फॉलो करें। तो इस किस्म की जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो, या इसको बात को तो हम लेमिनर। ये लेमिनर को अगर मैंने वजाहत, लेमिनर से मुराद है कि इन द सेम लेयर्स, फ्लूइड अमूमन लेयर में मूव करता है। अच्छा, streamline or laminar, if every particle that passes a particular point moves along the exact path followed by the particles that passed that point earlier, यानी जो पहले जो पार्टिकल जिस रास्ते से गुजरे थे, जिस पॉइंट से गुजरे थे, तो उसके बाद आने वाले पार्टिकल जो हैं सारे वो भी उसी पाथ से गुजरें और उसी पॉइंट से गुजरते हुए उसी पाथ को फॉलो करें जिससे पिछले वाले पार्टिकल गुजरे हैं। तो इस किस्म की मोशन जो है हम कहते हैं कि ये मोशन जो है वो स्ट्रीमलाइन मोशन है या स्ट्रीमलाइन फ्लो है। इन दिस केस ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्मूथ पाथ कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन। कहते हैं इस केस के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, इन दिस केस ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्मूथ पाथ कॉल्ड ए स्ट्रीमलाइन। उस केस में जितने भी पार्टिकल हैं वो जिस पाथ को मूव करते हैं, जिस पाथ पे मूव कर रहे हैं या जिस पाथ पे हरकत कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये एक स्ट्रीमलाइन है। अमूमी तौर पे हम इसको एक प्रैक्टिकली देख भी लेते हैं। वो यूँ हम कर देते हैं कि
पोटाशियम परमैंगनेट है, एक हमारे पास केमिकल है पोटाशियम परमैंगनेट, ठीक है। अमूमन तौर पे आप ये लोग उसको पिंकी कह देते हैं, ठीक है। उसका अगर एक पार्टिकल उठा के आप पानी पे फेंक दें तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि वो एक वहाँ पर एक पिंकिश रंग का, ठीक है, एक बैंगनी कलर का, ठीक है, एक रंग उसमें निकलता है, ठीक है। तो होता है आप पानी फ्लो कर रहा है, अगर उसमें आप एक छोटा सा ये पोटाशियम परमैंगनेट का पार्टिकल फेंक दें तो जिधर वो पानी जाएगा, जिधर फ्लो जाएगी तो उस तरफ आपको रंग जाता हुआ नजर आएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे भी हमारे पास मैटर होते हैं कि जिन पर अगर लाइट पड़े तो उनमें चमक पैदा होती है। तो हम ऐसा करते हैं कि उन पार्टिकल्स को भी हम किसी फ्लो के ऊपर या किसी लिक्विड जो फ्लो कर रहा है उस पर हम फेंक देते हैं और लाइट से एलिमिनेट करते हैं, तो वो जो तमाम वो हमारी चमक पैदा होती है, तो वो जिस रास्ते पे हमें वो चमक पैदा हुई नज़र आती है तो वो भी हमारे पास उस स्ट्रीमलाइन की पाथ होती है। इस तरीके से हम चाहें तो हम लेबॉर्ट्री के अंदर या कहीं तजर्बा करें तो तजर्बे के अंदर कहीं फ्लो हो रही है तो हम उसके पाथ को, किस पाथ बन रही हैं, हम उसको देख भी लेते हैं। तो उसने यही कहा कि इन दिस केस ईच पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्मूथ पाथ, हर पार्टिकल एक स्मूथ पाथ पे मूव करता है और उस स्मूथ पाथ को कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्ट्रीम लाइन है, मगर उसको हम लेमिनर भी कहते हैं। तो लेमिनर का मतलब यहाँ होता है, वो कहता है कि द वर्ड लेमिनर मीन्स इन लेयर्स। असल में होता यह है कि जब भी फ्लूइड मूव करता है ना, आप देखें, आप जब दरिया है, पानी तो बह रहा है, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें कि एक लेयर ऊपर जा रही है, ठीक है, उससे नीचे बिल्कुल उसके साथ नीचे एक और लेयर जा रही है, उसके नीचे एक और लेयर जा रही है, उसके नीचे एक और लेयर जा रही है, उसके नीचे एक और लेयर जा रही है। तो ये तमाम फ्लूइड मोशन जो है ये सारी लेयर्स में होती है, मुख्तलिफ तबकात में होती है, मुख्तलिफ लेयर्स में होती हैं। ये नहीं होता कि बहुत बड़ा पानी का एक ब्लॉक है वो ब्लॉक जा रहा है, नहीं, वो सारे सारे लेयर्स में जाते हैं। तो इसलिए हम इस किस्म के फ्लो को हम कहते हैं कि वो लेमिनर है। कहते हैं कि द वर्ड लेमिनर मीन्स इन लेयर्स द वेरियस स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट क्रॉस ईच अदर अंडर द स्टडी फ्लो कंडीशन। कहते हैं ये जो स्ट्रीम लाइन्स होती हैं, चूँकि तमाम स्ट्रीम लाइन को, यानी अगर एक स्ट्रीम लाइन है वो इस रास्ते पे जा रही है, दूसरी स्ट्रीम लाइन यूँ जा रही है, तीसरी स्ट्रीम लाइन यूँ जा रही है, चौथी स्ट्रीम लाइन यूँ जा रही है, चौथी पाँचवीं स्ट्रीम लाइन यूँ जा रही है। तो इस किस्म की जब हमारे पास स्टडी फ्लो होती है या हमारे पास स्ट्रीम लाइन मोशन होती है तो उसमें एक स्ट्रीम लाइन दूसरे स्ट्रीम लाइन को क्रॉस नहीं कर सकती। इसलिए नहीं क्रॉस कर सकती कि उसने पहले कह दिया कि स्ट्रीम लाइन के अंदर जो भी पार्टिकल किसी पॉइंट पे मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके मूव करते हुए जो दूसरे पार्टिकल्स हैं उससे पीछे वो भी उसी पाथ को फॉलो करेंगे। एक और फ्लो है वो उसमें एक लाइन है वो यहाँ से गुजर, एक पार्टिकल यहाँ से गुजर रहा है तो पीछे जो पार्टिकल हैं वो भी उसी से गुजरेंगे। इस वास्ते स्ट्रीम लाइन फ्लो के अंदर कभी भी जो पार्टिकल्स हैं, वो जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, उसको कतई नहीं करेंगी, उसको मुनक़ते नहीं करेंगी। तो उसने ये लिखा कि यहाँ पर दी वेरियस स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर अंडर द स्टडी फ्लो कंडीशन एंड द स्ट्रीम लाइंस एट एनी पॉइंट कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लूइड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। चुनांचे हमारे पास क्या होगा कि आप किसी भी स्ट्रीम लाइन को ले लें, तो इस स्ट्रीम लाइन के ऊपर यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी या यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कि यहाँ पर जितने पार्टिकल हैं वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। और ये भी आपको पता हो कि मिसाल है पार्टिकल यूँ मूव कर रहा है, ऐसे ये यूँ कर रहा है, लेकिन होता ये कि पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, वो यहाँ से यहाँ आ गया है, ठीक है, लेकिन हमेशा इसकी इस पॉइंट में इसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है, उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस उसमें पड़ रही होती है, इसमें काफ़ी फोर्सेस भी आ जाती हैं, एडहेसिव फोर्सेस हैं, वो उसको ज़रा अपने लाइन से बेंड कर देती हैं। लेकिन होता ये है कि हमेशा जब भी कोई ये हमारे पास मुख्तलिफ स्ट्रीम लाइंस हैं वो क्या होंगी कि द वेरियस स्ट्रीम लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर अंडर द स्टडी फ्लो कंडीशन एंड द स्ट्रीम लाइन एट एनी पॉइंट कंसाइड विद द डायरेक्शन ऑफ द फ्लड वेलोसिटी। हर पॉइंट के ऊपर जो स्ट्रीम लाइन है, वो स्ट्रीम लाइन जो है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करेगी। तो ये भी एक चीज़ है, आप इसको भी देख लें एट दैट पॉइंट। इन कॉन्ट्रास्ट उसके मुकाबले में, मगर ये जो भी हम कर रहे हैं ना, ये जो हम आगे कोर टाइप की जो हम मोशन डिस्कस कर रहे हैं, टर्बुलेंट फ्लो, उस पर हम इतना फिलहाल इस जगह पे हम स्ट्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी स्टडी जो है हमारी स्टडी जो हम करेंगे वो स्ट्रीम लाइन फ्लो करेंगे, हम टर्बुलेंट की नहीं करेंगे। क्योंकि टर्बुलेंट फ्लो वहाँ पे हो जाती है ना कि जहाँ पर बड़े, जैसे आप मिसाल है कि दरिया है, ऐसे बात समंदर जिसमें गिरदाब पैदा हो जाते हैं, भंवरें पैदा होती हैं, ठीक है,
या हवाएं चल रही हैं तो उसमें हवाओं में देखा होगा आपने बाज़ का तो गिरदाव पैदा होते हैं, तो वहाँ पर जो मोशन है वहाँ पर स्ट्रीमलाइन नहीं होती, वहाँ पर टर्बुलेंट हो जाती है। वो बड़े ये जो फेनोमेना है चूँकि बड़ा कम वाकई होता है, इस वास्ते चूँकि हम यहाँ पर जनरल स्टडी कर रहे हैं तो इस वास्ते हमारी ज़्यादातर स्टडी जो होगी वो स्ट्रीमलाइन मोशन की होगी या हम उसको लेमिनर फ्लो की स्टडी करेंगे। हम टर्बुलेंट की इतनी स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन वो बता रहा है आपको कि ये टर्बुलेंट फ्लो होती कौन सी है। तो उसने यहाँ पे कह दिया कि इन कॉन्ट्रास्ट the flow of a fluid becomes irregular or turbulent above a certain velocity or under the condition near its boundary that can cause abrupt changes in the velocity। वो कहते हैं कि जब वेलोसिटी एक हद से ऊपर हो जाती है, किसी फ्लो की वेलोसिटी एक हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे पास मोशन है, जो हमारे पास जो फ्लो है वो इरेगुलर बन जाती है। आप एक चीज़ को देखें, आपने एक चीज़ देखी होगी, मिसाल है आप किसी दरिया किनारे खड़े हो जाएं, उस दरिया किनारे खड़े हो जाए और आप ज़रा मोशन का मुशाहिदा करें तो आप देखेंगे कि दरिया में आगे काफ़ी आगे नज़र दौड़ाएं तो बड़ा स्मूथली वाटर फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर आप किनारों को देखें तो किनारों पे देखा होगा जब वो पानी आता है और आगे किनारों से टकराता है तो किनारों से वो बाज़ वक़्त छलांगे मार के बाहर भी निकलता है। तो वहाँ पर जो बाहर निकल रहा है ना, तो वहाँ पर जो आपके पास जो मोशन है वो वहाँ पर स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहती। इस तरह से अगर हमारे पास कोई चैनल है, कोई मतलब कि कोई ट्यूब सी है ऐसी खुली, उसमें से पानी बड़ी तेज़ी से बह रहा है, तो उसके दरमियान के पोर्शन होते हैं वहाँ पर तो पानी स्मूथली जा रहा है, लेकिन जो किनारे हैं किनारों में से पानी छलक कर बाहर आता है। तो वो जो किनारे हैं जहाँ बाउंड्रीज हैं तो वहाँ पर जो फ्लो है फिर वहाँ पर वो स्ट्रीमलाइन नहीं होती, वहाँ पर इरेगुलर हो जाती है। तो वहाँ पर जो मोशन है उसकी बिहेवियर जो है वो दरमियान के बिहेवियर से डिफरेंट हो जाता है, तो वहाँ पर जो फ्लो है वो हमारी टर्बुलेंट टाइप की हो जाती है। बहरहाल तो ज़्यादातर स्टडी जो कि हमारे पास जो होगी वो होगी, हम जो स्टडी करेंगे वो होगी, हम स्ट्रीमलाइन फ्लो की स्टडी करेंगे या लेमिनर फ्लो की स्टडी करेंगे। अच्छा, अब यहाँ देखें ये जो इरेगुलर टाइप की मोशन जो होती है, जहाँ पर मोशन में इरेगुलरिटी पैदा हो जाती है, ठीक है, पानी में गर्दाब हैं, ठीक है, या आपने देखा होगा कि ये बाज़ का ये गर्मी के मौसम के अंदर जो है बड़ी हवाएं जो हैं बड़ी चलना शुरू हो जाती हैं उस शक्ल में, तो वहाँ पर जो मोशन है तो वो वहाँ पे हमारे पास ये फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं रहती, तो उसको हम बाज़ का ये एडी करंट्स भी कहते हैं, यानी बड़ी बेहंगम किस्म की वहाँ पे खसूसियात पैदा हो जाती हैं। उसमें वहाँ पर हर लम्हे पे वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती हैं, तो उसको हम एडी करंट्स भी कहते हैं। तो ये टर्बुलेंट फ्लो की ख़ास खसूसियात हैं कि जो हमारे पास जो फ्लो हो रही है, जो वेलोसिटी है, उसमें अचानक बड़ी अजीब-ओ-गरीब तब्दीलियाँ आती हैं और जो पाथ हैं वो भी कहीं कुछ फॉलो होता है, कहीं कुछ फॉलो हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आते हैं थोड़ा सा इसकी तरफ, और ये जो आपको मैं भी बात पढ़ा रहा हूँ ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहले भी आपके पास जो लेक्चर दिया था उस लेक्चर के अंदर मैं ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। मैंने बताया था कि हमने वहाँ पे एक बड़ी अहम इक्वेशन ड्राइव की थी जिसका नाम था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये डिस्कस मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो दोबारा मैं आपको थोड़ा सा उसको रिव्यू कराता हूँ, फिर उसको मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अप्लाई करता हूँ। वो कहता है कि आप ये फिगर कौन सा कहते हैं, इन द फिगर, देखिए ये आपके पास एक फिगर है। इस फिगर में यह है कि इन द फिगर वी हैव शोन सम फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। जनरल किया हुआ है, एक पाइप है उसमें से कुछ फ्लूइड फ्लो हो रहा है, ठीक है। हम यहाँ पर पाइप की बाउंड्री से हमारी गरज नहीं है, ठीक है जी, बस एक फ्लो हो रहा है। देखिए इसमें एक बड़ी अजीब व गरीब बात भी आपको जितनी भी स्टडी आपको करनी पड़ती है उसके अंदर आपको बड़ा आइडियलिस्टिक होना पड़ता है। देखिए मिसाल के तौर पर समंदर बह रहा है, दरिया बह रहा है, आप उस दरिया के जो फ्लो है उसकी स्टडी करना चाहते हैं तो आपको बड़ा आइडियलिस्टिक होना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको फिर ये आइडियलिस्टिक की बात मेरी ये कहने की है, आइडियलिस्टिक मगर उसके अंदर कोई कॉनिन चल रहे हों। देखिए मिसाल के तौर पर देखें, मैं थोड़ा सा आपको एक थोड़ी नए मौजू पे ला रहा हूँ। देखें अमूमी तौर पे जिस वक्त हम 3 डायमेंशन की स्टडी करते हैं तो 3 डायमेंशन के अंदर हम जो फिगर बनाते हैं ना, हम यूँ कह देते हैं कि जी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। हम यूँ कह देते हैं ये ओरिजिन है, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया जेड एक्सिस। मैं उधर जा रहा हूँ फिर इधर ही आता हूँ लेकिन आपको समझाने के लिए। अच्छा, हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जी हमारे पास एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, और वहाँ पर किताबें यूँ लिखती हैं कि these 3 lines, these 3 lines are mutually perpendicular. These are mutually perpendicular. ये बाहम परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं। ये मतलब ये आपको किताबें लिखती हैं कि ये बाहम परपेंडिकुलर को हम स्टडी करना चाहते हैं। अब जो आम कारी होता है, जो आम स्टूडेंट होता है या जिसको नहीं समझाया जाता, जिसका माइंड नहीं बिल्ड किया जाता, वो वहाँ उलझ जाता है।
अगर आप किताब पढ़ रहे हैं और किताब में लिखा हुआ है कि दीज लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मैं मुद्दतों जब मैं खुद स्टडी कर रहा था पहली उम्र में, तो मैं मुद्दतों इस पर उलझा रहा हूँ और गुस्सा भी आता था कि यार ये कौन सी बातें दिख रहा है, गलत दिख रहा है, कोई समझाने वाला था भी नहीं, शायद इसे नहीं समझाने वाला था कि वो जिसके पास मैं जाता था समझने के लिए वो खुद नहीं समझता था, तो मुझे समझने के लिए कोई शख्स नहीं मिला। फिर इत्तेफाक की बात है कि ये मैं बता दूं कि अगर आप सीखना चाहते हैं और सीखने से आपको मोहब्बत पैदा हो गई है, तो किसी ना किसी लम्हे के ऊपर आप जिस चीज़ को तलाश कर रहे हैं वो अपनी सही शक्ल में आपके सामने कहीं ना कहीं से आ जाएगी। ये लॉ ऑफ नेचर है। तो फिर मुझे अचानक एक किताब मिल गई थी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हुआ करती थी सदर में, अब तो ख़त्म हो गई है, लाइब्रेरियाँ यहाँ से ख़त्म हो गई हैं। दो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं पेशावर से, एक लाइब्रेरियाँ ख़त्म हो गई हैं और दूसरे जो जा बजा रोड के ऊपर पानी के नलके थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, लोगों ने काट दिए नलके, काट कर जो है, क्योंकि वो जिन लोगों ने इस कानून को पास किया कि जी नलके हटा दो, तो उनको असल में नेस्ले वालों ने और ये जो एक्वाफिना वालों ने और ये इन लोगों ने पैसे दिए कि जी आप इस हटाएं नलकों को, लोग बोतलें उठा रहे हैं हमारे बिके। आगे से वो भी मतलब कमिश्नरी लोग थे, तो उन कमिश्नरों ने क्या भाई कि तमाम पेशावर के अंदर बड़े नलके हुआ करते थे, लोग जहाँ गया, गरीब गया, अमीर गया, बैठा, पानी पिया, मुंह हाथ धोया, निकल गया। अब यह कि आपको 50 रुपए की बोतल जो है वो खरीदनी पड़ती है, उसमें अगर आपकी प्यास 3 गिलास से बुझती है तो आप आधा गिलास पीते हैं। तो इन्होंने ये कर दिया है। ठीक है, आजकल तो कौन है इसके अंदर, कमिश्नरी लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, और कोई इसकी देखभाल करने वाला तो है कोई नहीं, वो शऊर तो है नहीं किसी के अंदर, हर कोई कमिश्नरी है। बहरहाल तो इत्तेफाक से मुझे किताब ब्रिटिश काउंसिल, ये यहाँ पर USIS लाइब्रेरी हुआ करती थी जहाँ पे आजकल ये आर्शिन वगैरह बन गए हैं, तो वहाँ पर एक दिन मैं अचानक चला गया। तो वही बात है कि मैं मुद्दत तो इस पर उलझा हुआ था, अचानक ये किताब मेरे हाथ आ गई और 1 सेकंड के अंदर मुझे वो चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद मैंने इस चीज़ को बड़े लोगों को समझाया, और मज़े की बात है कि मैंने जिन लोगों को समझाया वो लोग ऑलरेडी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में अपने अपने वक्त के प्रोफेसर थे। मुझे फिर ताज्जुब हो कि यार देखो इनको इसका भी पता नहीं है। बहरहाल मैं इस बात पर नहीं जाता, यहाँ फिर बातें आए फिर बड़ी बातें पैदा होती हैं। तो वो किताब लिखती है कि दीज 3 लाइन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आम आदमी कहता है यार तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे है, ये तो मैं मानता हूँ कि ये परपेंडिकुलर है, 90 नज़र आ रहा है, लेकिन ये किधर से 90 आ गया, ये कहाँ से 90 है, ये कहाँ से 90 है, तुम कह रहे हो, तो लोग मानते नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि हम एक ऐसी फिगर है, हम ये काम कर रहे हैं कागज़ के ऊपर, यानी 2 डायमेंशन के ऊपर, और फिगर जो बन रही है वो बन रही है 3 डायमेंशंस की। तो फिर उनको मैं समझाने के लिए कह देता हूँ, और ये वही बात है जो उनको मैं समझा रहा हूँ, ये मुझे उस ब्रिटिश काउंसिल या USIS लाइब्रेरी के अंदर जो मुझे किताब मिली थी उसने वहाँ पर यही बड़ी खूबसूरत फिगर बना कर दिखाया था। वो कहता है कि ये जो चीज़ है ये वो नहीं है, ये चीज़ ये है। उसने ये समझाया, उसने कहा कि आप यूँ समझें कि ये हमारी ओरिजिन है, ये आप इसमें से इस लाइन को ले लें, ये लाइन इसको आप एक्स एक्सिस कह दें, ये लाइन जो है ये इसको आप वाई एक्सिस कह दें, और ये जो लाइन है इसको आप जेड एक्सिस कह दें। तो अगर आप देखें तो जेड एक्सिस में और एक्स एक्सिस में एंगल 90 का है, जेड एक्सिस में एक्स एक्सिस एंगल 90 का है, एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में एंगल 90 का है। फ़ौरन क्लियर हो गई बात। तो अभी जब मैं किसी को समझाता हूँ भाई यहाँ पर ये जो हम फिगर बना रहे हैं, ठीक है कि नहीं, जो फिगर हम बना रहे हैं, ठीक है, ये फिगर आपकी बसारत को धोखा देती है, लेकिन आपके दिमाग को धोखा नहीं दे सकती। कि अगर आप इसको समझते हैं तो ये चीज़ बेसिकली हमारे पास ये है कि भाई वो ओरिजिन है, इसको एक्स एक्सिस कहें, इसको वाई एक्सिस कहें, इसको जेड एक्सिस कहें, तो ये 3 लाइनें जो आपस में 90 का एंगल बनाती हैं। आगे आपने जो कुछ करना है अपने माइंड के अंदर तो उसके मुताबिक करना है। तो ये वजह है कि जब आप 2 डायमेंशन यानी कागज़ के ऊपर, ज़ाहिर लोगों को कागज़ पे पढ़ाएंगे, हमारे पास फिलहाल ये है कि हम कागज़ पे लोगों को पढ़ाएंगे, मॉडल पे तो हर चीज़ मॉडल पे हम नहीं पढ़ा सकते कि मॉडल बनाएं, उसकी मॉडलिंग करके ज़रा मुश्किल काम है। तो अभी हम इसी सोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर आपको बड़ा आइडियलिस्टिक होना पड़ता है। आप कहते हैं भाई फ़लाँ पॉइंट है, ये है, तो आप अपने जहन में लाते हैं कि यार ये एक्स है, ये वाई है, ये कमरा है, इसमें ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ये मेरी एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये पॉइंट कहीं वहाँ पे है तो ये होगा, वो होगा, फला फला फला। वरना किताबों के अंदर जो फिगर बनी होती है वो 3 डायमेंशनल फिगर हैं। जो फिगरें जो आप कागज़ों में पढ़ते हैं, वहाँ पर जो किताब में बातें लिखी होती हैं, वो फिर आम कारी को, आम पढ़ने वाले को हर कदम पर धोखा देता है, क्योंकि आप 3 डायमेंशनल फिगर को 2 डायमेंशन में हमने बनाया होता है। तो ये सारी बात मैंने इसलिए आपको बता दी कि हमें सोचना पड़ता है। जब आप कहते हैं स्ट्रीमलाइन की जी एक ट्यूब में वाटर फ्लो कर रहा है, मिसाल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वाकई फिजिकली आपने एक लोहे का पाइप लिया उसमें से फ्लो कर रहे हैं, ये नहीं है। आप एज्यूम करते हैं, जितनी आपके ये एजम्पशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, आपका माइंड इतना बिल्ट होगा, इस पर टाइम लगता है, उतना ही आप ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे। आप यूँ समझिए कि एक समंदर है, समंदर के पास आप खड़े हैं, आप उसका मुताला करना चाहते हैं, तो आप उस समंदर में जो पानी बह रहा है उसमें आप ये समझें कि भाई एक थोड़ा सा एक पोर्शन, एक आप इतना पोर्शन ले लें, अपने जहन में लेकर यार ये पोर्शन है,
और ये फ्लो कर रहा है, ये यहाँ से फ्लो पूरा ब्लॉक ये ऐसे जा रहा है। आप ये यहाँ पर ये नहीं कि वो, तो वो हमारे पास जो पूरी वो जो आपने एक पानी का एक इतना सा पोर्शन जो समुद्र के अंदर फ्लो कर रहा है, आप अपने माइंड में उसको बैठा लिया कि यार ये जो चीज़ है ये फ्लो कर रही है, बाकी आप समझें कि बाकी उसके आसपास कुछ नहीं है, बस सिर्फ वो चीज़ उसमें से फ्लो कर रही है। अब ये काम प्रैक्टिकली आप नहीं कर सकते, मगर आप सोच सकते हैं और सोचें। एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स मुताला करने के बाद आप वहाँ से जो रिजल्ट डिड्यूस करते हैं उस रिजल्ट को आप उस नेबरहुड में हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। तो उसने यहाँ पर यही कहा वो कहता है in the figure we have shown the fluid flowing through a pipe of non uniform size। अब यहाँ पर ये पाइप से मुराद ये नहीं है कि भाई कि ये कोई लोहे का पाइप है या कोई प्लास्टिक का पाइप है या कोई रबड़ का पाइप है, नहीं, बस एक फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है, लेकिन है वो नॉन यूनिफॉर्म, यानी ज़रूरी नहीं है कि उसकी थ्रू आउट उसकी मोटाई एक जैसी हो। तो ये पानी का एक रेला है समझें, ठीक है, वो ये फ्लो कर रहा है, ये यूँ ऐसे फ्लो करके जा रहा है, यूँ जा रहा है। एक ख़ास वक्त में पानी यहाँ पे था, ठीक है जी, वही पानी फ्लो करता हुआ वो यहाँ से यहाँ तक चला गया है और पीछे से आ रहा है, पानी पीछे से यूँ आ रहा है, यूँ जा रहा है, ठीक है, आपने ये कंसिडर कर लिया। अच्छा, अब चूंकि आपने कहा कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब कि ये जो फ्लो हो रही है ज़रूरी नहीं है कि वो फ्लो जो है उसकी जो मोटाई है वो एक जैसी हो, ठीक है, तो उसे मोर जनरलाइज कर दिया। उसने कहा कि ये यूँ है, ऐसे समझ लें कि जैसे इस तरह से है कि ये फ्लो हो रही है, यहाँ से यूँ गया ऐसे लाइक दिस वन, और यहाँ से लाइक दिस वन, और यहाँ से ये जाते हुए यहाँ से ऐसे हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अब हम यहाँ पे अपनी कुछ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। देखें, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, अमली ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, ये कभी भी अगर आप कोई चीज़ नेचुरली फ्लो कर रही है, कोई नेचुरली फ्लो कर रही है, तो ऐसा कभी नहीं होता कि यहाँ पर वो ट्यूब अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की थी, डायमीटर था, तो अचानक उसका 15 हो गया, नहीं। देखिए, जैसे जिस तरह से आपकी हाइट है, मिसाल के तौर पर कि आपकी उम्र जब 20 साल थी तो आपकी हाइट वहाँ पर थी 5 फुट 6 इंच आपकी हाइट थी। और मिसाल है कि आप ग्रोइंग एज में हैं, यानी आप ग्रोइंग एज में, यानी आपकी कद अभी बढ़ रहा है। एक साल के बाद यानी 21 साल की उम्र में आपका कद हो गया 5 फुट 7 इंच, 5 फुट 7 इंच ये बन गया। तो इस नेचुरल फेनोमेना के अंदर ये कुदरती जो फेनोमेना है, इसका एक बहुत बड़ा हुस्न है, बहुत बड़ी ब्यूटी है इसके अंदर। इसका मतलब ये नहीं है कि 20 साल से जब 21 साल के बाद हमने आपके कद को नापा तो आपका कद बन गया 5 फुट 7 इंच। सवाल पैदा होता है कि आपका कद जो 5 फुट 7 इंच के बराबर एग्जैक्टली हुआ, तो क्या वो आज ही के दिन, यानी ये जो आपकी एज थी, ये जो हमने नापा, मिसाल है कि 10 दिसंबर 2019 को, और ये हमने नापा आपका 10 दिसंबर 2020 को, ये कद आपका नापा, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका कद जो है, जो अचानक 5 फुट 6 इंच से 5 फुट 7 इंच हुआ, तो वो 20 दिसंबर ही को अचानक ऐसा हो गया था? सोचने वाली बात है ना कि आपका जो कद है, हम तो ये कहेंगे कि यार देखो, इसका 10 दिसंबर 2019 को उसका कद जो था वो 5 फुट 6 इंच था, और आज हम नाप रहे हैं तो उसका कद जो है 10 दिसंबर 2020 उसका कद जो है वो 5 फुट 7 इंच हो गया है। तो एक आदमी तो ये भी सोच सकता है कि समझता है कि आज के दिन अचानक उसका कद जो 1 इंच बढ़ गया। तो ये जो आपके कद में 1 इंच का इजाफा हुआ है, ये कोई एब्रप्ट नहीं हुआ अचानक और सडन नहीं हो गया। ये अगर हमारे पास ऐसा कोई पैमाना लगा हुआ हो, ऐसी कोई मशीन लगी हुई हो जो आपके हर लम्हे इस पूरे 1 साल के आपके कद को नोट करे, तो आप देखेंगे कि ये 6 और 7 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, 6 इंच और 7 इंच यानी 6 और 7 के बीच में लामुतना ही रियल नंबर्स हैं, तो उन तमाम रियल नंबर से आपका कद गुजरता हुआ आया है यूँ, तो उसके अंदर बिल्कुल एक कॉन्टिन्यूटी है। तो नेचर के निज़ाम के अंदर, नेचर का जो निज़ाम है उसके अंदर एक कॉन्टिन्यूटी है। जो तग़य्युर होता है, जो तब्दीलियाँ होती हैं, उनमें एक कॉन्टिन्यूटी होती है। जहाँ पर नेचर के निज़ाम में कॉन्टिन्यूटी ख़राब हो जाती है या कॉन्टिन्यूटी ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ पर एक तबाहियाँ आती हैं, वहाँ पर एक कैओस पैदा हो जाता है, वहाँ पर अजीब-व-गरीब फिर अचानक तब्दीलियाँ आ जाती हैं। तो बहरहाल जो आम हमारे पास जो नेचर का निज़ाम है उसके अंदर हमेशा जो तब्दीलियाँ होती हैं उनमें एक कॉन्टिन्यूटी और तसलसल होता है, चूँकि निज़ाम ऐसा है। चुनांचे अगर एक शख्स है, एक लोहार बैठा हुआ है, मिस्त्री है, लोहे का काम करता है, वो आपके लिए एक ट्यूब बनाता है, टिन की एक ट्यूब बनाता है, और उसने ये ट्यूब बनाई,
उसने यहाँ पर ये उसने एक ट्यूब ये बना दी, ये एक ट्यूब बनाई। अब देखें ये ट्यूब यूनिफॉर्म नहीं है, उसने यूनिफॉर्म नहीं बनाई। लेकिन आप मुझे बताएं, एक सोचने वाली बात है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस इंतहाई छोटे पोर्शन के अंदर इसका अगर यहाँ पे इसका एरिया निकालूं और यहाँ पर भी इसका एरिया निकालूं, तो ये एरिया जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो हमारे आलात हैं, जो हमारे पास इंच सेंटीमीटर मीटर के जो पैमाने हैं नापने के, तो इस दोनों जगह पे इसका जो एरियाज होंगे वो सेम होंगे। क्योंकि हमारे पास हमारे जो इक्विपमेंट हैं वो इतने डेलिकेट नहीं होते, हो नहीं सकते कि जी आपका जहाँ पर जो एरिया उसके इंतहाई करीब जो एरिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली हो जाए, तो उसमें एक तसलसल होता है। ये मेरे कहने का मकसद है कि अगर ये फ्लो आपकी यहाँ से यहाँ तक गई है, तो आप यहाँ से एक ऐसा छोटा सा पोर्शन आप ले सकते हैं। इतना सा पोर्शन आप छोटा लें और छोटा कर लें। ये मैथमेटिकली बात कर रहा हूँ, और छोटा कर लें। तो अगर आप ये इंतहाई इसके करीब 2 पोर्शन ले लें, तो आप ये यहाँ पर एज्यूम कर सकते हैं कि भाई इस पोर्शन के अंदर जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यहाँ का और यहाँ का, ये दोनों एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम है, इक्वल है। क्योंकि आपके जो मौजूदा एग्जिस्टिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो आलात हैं जिससे आप पैमाइश करते हैं, उनके अंदर वो डेलिकेसी नहीं है कि वो इंतहाई करीब यहाँ से और इंतहाई करीब में अगर थोड़ी तब्दीली हुई भी है वो आपकी तब्दीली को नाप सके। मिसाल के तौर पर मैं आपको दूसरा लेके आता हूँ। आपके पास अभी तक ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं बना, अगर कहीं बना भी होगा तो शायद बड़ा कीमती होगा, इसके ऊपर कोई इतना तवज्जो नहीं देता, कि आपकी हाइट आज अगर 5 फुट 6 इंच है तो उसके 2 घंटे बाद आपकी हाइट क्या है? हाइट तो बढ़ी है आपकी। जब आपकी हाइट बढ़ रही है, आप ग्रोइंग एज के अंदर हैं, तो आप हर लम्हे में आपकी हाइट बढ़ रही है। तो अब सवाल पैदा होता है कि अभी जो आपकी हाइट थी, तो अभी से 1 घंटे बाद आपकी हाइट क्या होगी? आप पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको बताए कि भाई अभी देखो तुम्हारी उस वक्त ये हाइट थी, अब तुम्हारी हाइट ये हो गई है। तो हम उसको कांस्टेंट लेते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर भी आ जाती है कि यहाँ पे मिसाल है कि अगर हमारे पास कोई हमारे पास स्ट्रीम लाइन्स का एक पैकेट है, ठीक है, तो वो यहाँ से फ्लो करके यूँ जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हुआ कि आप ये समझे कि यहाँ से यहाँ तक समझे जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का है, और सिमिलरली जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का है वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का है, ठीक है। तो आप यूँ करें कि आप अपने टाइम इंटरवल को कम कर लें, यानी कि आप कहते हैं भाई कि पानी या गैस जो भी है वो यहाँ से यहाँ तक गया, आपने वो पोर्शन लिया है जिस पोर्शन के अंदर एरिया ऑफ करेक्शन जो क्रॉस सेक्शन जो है वो फिजिकली तब्दील नहीं हो रहा। तो आपने कहा भाई कि यहाँ से यहाँ तक जो पानी गया, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस है, ये स्मॉल डिस्टेंस जो है ये हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक पानी को जाने में या लिक्विड को जाने में जो टाइम लगा वो टाइम लगा डेल्टा टी। ये जो डेल्टा का तस्वुर पैदा किया हम लोगों ने, ठीक है, वो ये कि जब आप इंतहाई टाइम में इंतहाई छोटा इजाफा कर दें या आप फासले में इंतहाई कम इजाफा कर दें, ठीक है, ये जो कितना कम कितना ज़्यादा, ये हमारे जिस फेनोमेनन का हम स्टडी कर रहे हैं उस मुताबिक हम उसको कम बेश करते रहते हैं। तो वही काम हमने यहाँ किया। वो कहते हैं इन द फिगर वी हैव शोन सम फ्लूइड, कोई फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। ये पाइप जो है ये कोई फिजिकल पाइप नहीं है। द पार्टिकल्स इन द फ्लूइड मूव अलोंग स्ट्रीम लाइन्स। ये तमाम फ्लूइड जो है मुख्तलिफ स्ट्रीम लाइन की शक्ल में फ्लो कर रहा है। इसमें लाखों अरबों खरबों स्ट्रीम लाइन्स हैं जो गुजर रही हैं, और जो मिलकर ये पूरा स्टीम पैकेट या स्टीम फिलामेंट बना देता है। इन स्टडी फ्लो इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी, कहते हैं इंतहाई कलील वक्त में। ये जो कलील वक्त का आपने इंतखाब किया कि ये वक्त कितना कलील है, इसमें वही है कि भाई कि जिसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका तब्दील नहीं हो, यानी फिजिकली तब्दील नहीं हो रहा, यानी यहाँ से यहाँ तक गया तो वो जो एरिया है, जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसका, ठीक है जी, वो दोनों जगह पे आप सेम तस्वुर कर सकते हैं। तो उसने कहा भाई कि in a steady flow in a small time interval delta t the fluid entering the bottom end, यहाँ से जो फ्लूइड बॉटम एंड से इंटर हुआ, जो फ्लूइड बॉटम एंड से इंटर हुआ, ये बॉटम एंड है और ये उसका अगला टर्मिनल एंड है, यूँ कर लें, ये निचला और ये ऊपर का हिस्सा। तो कहते हैं कि इन ए स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी द फ्लूइड एंटरिंग द बॉटम एंड, जो वो फ्लूइड जो बॉटम एंड से इंटर होता है, बॉटम एंड ऑफ द पाइप मूव्स ए डिस्टेंस डेल्टा
x1 वो डेल्टा टी टाइम के अंदर, डेल्टा टी टाइम के अंदर यानी आप समझिए कि 1 सेकंड के 10वें हिस्से में जो डिस्टेंस तय करता है वो डिस्टेंस तय किया उसने डेल्टा x1। यानी अगर मैं थोड़ी सी फिगर आपको समझाने यहाँ बना दूँ, मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ कि हमारे पास जो अगर फ्लो यूँ हो रही है, मिसाल है ये फ्लो यूँ ऐसे हुई है, ये यूँ हुई है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से यहाँ तक तकरीबन एरिया जो है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तकरीबन हमें बराबर लग रहा है। तो ये जो फ्लो यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, इधर से जो डिस्टेंस कवर किया, हमने कहा कि ये डिस्टेंस जो है वो डेल्टा x1 है। और ये कितने टाइम में किया? डेल्टा टी टाइम में किया। इधर जो हम देखते हैं कि ये जो है, ये यहाँ पर ये जो हमें ये यूनिफॉर्म नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये समझे एरिया ऑफ दोनों का सेम है। तो यहाँ पर जो है ये डिस्टेंस जो कवर हो रहा है वो हो रहा है डेल्टा x2, लेकिन टाइम वो यानी डेल्टा टाइम के अंदर ये यहाँ से यहाँ तक आता है, और उसी डेल्टा टाइम के अंदर ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ आता है। तो डेल्टा टाइम वही है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट कवर करता है, क्योंकि यहाँ पर जो ट्यूब है जो मैंने शक्ल बनाई है, यहाँ पे वो तंग है और वहाँ पर वो तकरीबन खुल गई है। तो उसने लिखा कि द फ्लूइड एंटरिंग द बॉटम एंड ऑफ द पाइप मूव्स द डिस्टेंस डेल्टा x1। कहते हैं कि एक ख़ास टाइम डेल्टा टी के अंदर फ्लूइड जो है वो यहाँ से यहाँ तक मूव करता है और वो डिस्टेंस तय करता है डेल्टा x1। अब अगर मैं फिजिक्स के कानून पे आ जाऊँ तो आपको याद हो कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास s इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। तो समझिए कि ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है, ये जो आपको ये इतना ये जो डिस्टेंस कवर हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है ये डेल्टा x1, ये डिस्टेंस जो कवर हुआ है, ये जगह यहाँ पर जो वेलोसिटी थी ज़रबे जितना टाइम उस पर लगा, तो मैंने वो लिखा है। देखिए वो कहते हैं कि ये जो डेल्टा x1 हो जाएगा जो s है, दिस इज इक्वल टू v1, ये वो वेलोसिटी है जिससे यहाँ पर फ्लूइड अंदर दाखिल हो रहा है, ये वेलोसिटी v1 है, और बाकी ये डेल्टा t टाइम तक यहाँ से यहाँ तक डेल्टा t टाइम तक फ्लो किया, तो ये डिस्टेंस आपका जो डेल्टा x1 है वो हो गया v1 इंटू डेल्टा t। अच्छा, अब यहाँ कहता है कि वेयर v1 इज द स्पीड ऑफ फ्लूइड एट दिस लोकेशन, v1 जो है वो स्पीड है इस लोकेशन पे, इस मुकाम पर उसकी स्पीड है। अच्छा, इफ a1 इज द एरिया इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन दिस रीजन, कहते अगर यहाँ पर जो एरिया है, ये जो एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये मैंने पहले कहते कि आपने इतना कम दिया हुआ है कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इधर जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमारे पास फर्क है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास a1 है। कहते अगर एरिया ऑफ इफ a1 इज द, देखें if a1 is the cross-sectional area in this region, then the mass content in the bottom blue region is given by delta m1। तो सवाल पता है कि यहाँ पर जो लिक्विड था, यहाँ पर जो लिक्विड कंटेन कर रहा है इस जगह पर, ये इस पोर्शन में जो लिक्विड कंटेन कर रहा है उसका मास कितना है। अब मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो मास है, अब देखें डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, ये पिछले लेक्चर में पढ़ा हुआ है, आप देख लें। तो समझ में कि मास हो जाएगा v इंटू रो, यानी डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इतना हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब देखें यहाँ पर देखें मास, देखें यहाँ पे, देखें एक और चीज़ पे आ जाएं थोड़ा सा, आप एक और चीज़ पे आ जाएं, देखें ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर यूँ समझें कि ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, बोतल है, पानी की बोतल समझ लें आप, ऐसे ये पानी की बोतल है, कि आप यूँ समझ के यूँ बना ले चलें, ये पानी की बोतल है, इसमें से आप खाली ये पोर्शन ले रहे हैं, अब ये पोर्शन ले रहे हैं, अगर ये बोतल है तो आप कहते हैं कि ये जो इसका एरिया है, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, ये सर्कुलर है, ये तो सर्कल टाइप का, लेकिन जरूरी है कि सर्कल ही हो, किसी और शक्ल भी हो सकता है। तो मैंने कहा भाई कि इसका जो एरिया है वो है एरिया ए, ठीक है। अच्छा, अब सवाल बता दें कि यहाँ पर इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम बन जाएगा एरिया ज़रबे बुलंदी।
तो जब आप इस एरिया ए को ज़रब कर देंगे इस बुलंदी के साथ, अगर ये बुलंदी h है तो ये बन जाएगा एरिया इंटू h। तो ये इस पोर्शन का एरिया हो जाएगा, सॉरी ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। दैट इज वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू h। अच्छा, अब देखें, अगर यहाँ से जो फ्लूइड दाखिल हो रहा है अंदर, ये जो फ्लूइड दाखिल हो रहा है इधर, इसकी वेलोसिटी अगर v1 है और ये फ्लूइड यहाँ से यहाँ तक मूव करता है डेल्टा टी टाइम के लिए, तो ये जो डिस्टेंस h है, ये जो h हाइट है या डिस्टेंस है, जो यानी जो जिसको आपने डेल्टा x कहा था, ये h हाइट है, तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये जो इसका वॉल्यूम जो h जो है, ये h बन जाएगा क्या, वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। ये v1 वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी ये बन जाएगा। तो इस वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी को जब आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से ज़रब करेंगे, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस एरिया के साथ आप ज़रब कर देंगे ये इसको, यानी v1 इंटू डेल्टा टी को ज़रब कर देंगे, तो ये जो चीज़ है हमारे पास, ये बन जाएगा इसका वॉल्यूम। यानी वॉल्यूम का फार्मूला बन गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी इंटू डेल्टा टाइम, ये बन गया वॉल्यूम। अब सर अगर ये वॉल्यूम है तो अगर इसमें जो ये जो पानी मिसाल है ये दाखिल हुआ है, इसको अगर आप तराजू पे रखें उसका वजन क्या होगा, यानी मैस क्या होगा, तो वो हमारे पास फार्मूला है कि जी डेंसिटी इज इक्वल टू मैस बाई वॉल्यूम। इसका मतलब है कि मैस हो जाएगा डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दें। तो अगर हम इस वॉल्यूम को डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास वो मैस होगा, वो वजन होगा, जो वजन उस पानी का या जो भी फ्लूइड है उसको उसमें समाया हुआ है। तो वो उसने लिखा है, वो कहता है, वो देखिए यहाँ पर नाउ डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा टी, ये हमने लिया, यानी आपका ये जो डेल्टा x1 है, ये जो डिस्टेंस है डेल्टा x1 इज इक्वल टू v1 इंटू डेल्टा टी, ये हाइट है, ठीक है। अच्छा, इतना is the यहाँ पे कहता है कि now delta x1 is equal to v1 into delta t, where v1 is the speed of the fluid at this location. If a1 is the cross sectional area, अगर यहाँ का जो cross sectional area है, अगर वो a1 है in this region, then the mass contained in the bottom blue region, तो इस bottom blue region में जो mass contain करेगा, ठीक है जी, then area in this region, then the mass contained in this bottom blue region is given by, देखें ये हो जाएगा हमारे पास, देखें mass इसकी बात हो रही है, तो ये बन जाएगा, देखें ये वॉल्यूम है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, और ये डेल्टा x1 हाइट, तो ये बन गया, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया रो के साथ, डेंसिटी के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, देखें रो1 a1, और ये जो डेल्टा x1 है, डेल्टा x1 हो गया v1 इंटू डेल्टा टी। तो ये वो चीज़ आ गई है, देखें ये आपका, देखें ये जो मैस है रो हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन v1 स्पीड डेल्टा टी, या देखें ये रो1 इसलिए लिया है मैंने कि मैं यहाँ पे मोर जनरल, मैं तो चलो समझाने कर रहा हूँ कि पानी है समझ लें, मगर यहाँ पर जरूरी नहीं कि पानी हो, ये गैस भी हो सकता है। तो गैस जो होता है, पानी की जो वेलोसिटी तो मतलब कि उसकी जो डेंसिटी कॉम्बिनेशन नहीं होती, कांस्टेंट होती है, लेकिन अगर गैस है, कोई गैस है मतलब जनरल फ्लूइड है, तो उसमें यहाँ पे डेंसिटी कुछ, यहाँ पे डेंसिटी कुछ, यहाँ पे डेंसिटी कुछ हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पर इसको मोर जनरल लिया हुआ है, तो अगर यहाँ पे डेंसिटी रो1 है तो ये बन जाएगा रो1 a1 v1 डेल्टा टी, ये मतलब हमने यहाँ पर जनरल फ्लूइड लिया हुआ है, लेकिन ये रुक तो नहीं गया कहीं, ठीक है। फिर हम इसको बाद में पानी पे भी ले आएंगे, लिक्विड्स पे भी ले आएंगे वो बनाकर। अच्छा, तो कहते हैं कि where ρ1 is the density of the fluid during this flow. Similarly, the fluid that moves out of the upper end of the pipe in the same time delta t, उसे delta t टाइम के अंदर जो वॉल्यूम यहाँ से, जो मास यहाँ से निकलता है, तो वो जो यहाँ से निकलेगा, हमने जनरल फार्मूला बना लिया है, तो वो मैस मिसाला हो गया डेल्टा m2, इसको मैंने उस मैस को मैंने डेल्टा m2 कर दिया, मिसाल है, मैं भी चेंज करता हूँ उसको, तो ये बन जाएगा डेल्टा m2, तो यहाँ हो जाएगा डेंसिटी देखें हो गई ρ2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ का हो गया a2, स्पीड यहाँ पर जो थी इधर की वो हो गई हमारे पास v2, और टाइम वही डेल्टा t है। तो यहाँ से जो लिक्विड इंटर हो रहा है
उसका जो मास है वो इतना है, और यहाँ से जो निकल रहा है उसका मास इतना है। मगर हमने यहाँ पर एक कंडीशन लगाई हुई है, हमने कंडीशन ये लगाई हुई है कि ये जो आपका जो सिस्टम है, जो फ्लो है, इसमें से वाटर है या गैस है, कुछ भी है, ये इस दीवारों से ना तो बाहर निकलता है ना बाहर से अंदर आता है। यानी मतलब यह है कि आपका जो मास है वो कंजर्व्ड है, यानी उसमें कमी बेशी नहीं हो रही, मास में कमी बेशी नहीं हो रही। तो उसने ये लिखा, कहता है कि यहाँ पर हाउएवर बिकॉज मास इज कंजर्व्ड, मास कंजर्व्ड है, यानी क्योंकि लीकेज अलाउड नहीं है कि जी कोई चीज़ लीकेज है, वो ट्यूब आपकी लीकेज है, कुछ मैस अंदर से बाहर निकल रहा है, उधर से अंदर दाखिल हो रहा है, ये अलाउड नहीं है, तो मैस जो मिक्स है वो फिक्स रहेगा। तो उसे कहा भाई कि हाउएवर बिकॉज मैस इज कंजर्व्ड एंड बिकॉज द फ्लो इज स्टडी, द मैस दैट फ्लोज इनटू द बॉटम ऑफ द पाइप थ्रू A1 दैट इज थ्रू दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थ्रू A1, ठीक है जी, A1 इन ए टाइम डेल्टा टी टाइम के अंदर जो मैस यहाँ से अंदर दाखिल होता है मस्ट बी इक्वल टू द मैस दैट फ्लोज आउट थ्रू A2 इन द सेम टाइम। उसी टाइम के अंदर जो मैस यहाँ से इंटर होगा उतना ही मैस वहाँ से बाहर निकलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर डेल्टा M1 और डेल्टा M2 दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि मैस इज कंजर्व्ड। अगर ये है तो कीमतें लगाते हैं, देखें डेल्टा M1 की ये वैल्यू है, इसकी वैल्यू ये है। अब यहाँ से देखें आपका ये डेल्टा टी दोनों साइड से इक्वेशन से कट गया, तो बच गया ρ1 A1 V1 इज इक्वल टू ρ2 A2 V2, ये आपका बन गया। ये जो हमारे पास मिकदार आ जाती है, ये जनरल फ्लूइड के लिए जिसमें डेंसिटीज चेंज भी हो सकती हैं, उसके लिए ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। This is the equation of continuity. This is the equation of continuity for a compressible fluid. Compressible क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है, कंप्रेसिबल फ्लूइड के अंदर डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होती, ठीक है। बट इफ द फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, लेकिन अगर फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, पानी है, शहद है, करेशन ऑयल है, पेट्रोल है, डीजल है, वगैरह वगैरह, तो उसमें डेंसिटी तब्दील नहीं होती, तो उस केस में आपका ये जो ρ1 है और ये ρ2 दोनों आपस में बराबर होंगी। अगर बराबर है तो उसको हमने रो कह दिया। तो अगर वो आप लगा देते हैं यहाँ से ρ1 और ये लगा देते हैं, तो देखें ये बन गया रो A1 V1 रो A2 V2। दिस इम्प्लाइज रो कट गया, ये बन गया A1 V1 प्लस A2 V2। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। लेकिन अगर फ्लूइड कंप्रेसिबल है तो वहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है उसमें डेंसिटी इन्वॉल्व रहेगी, ये बन गया, ठीक है। अब देखें ये बड़े मजे कर, पहले भी आपको मैंने बताया था। मिसाल के तौर पर यहाँ पर ये कहा है, देखें एक सोचने की चीज़ है। मिसाल के तौर पर ये पीछे आपको मैंने समझाया था, अगर आप देखें आप मैथमेटिकली आते हैं, मिसाल है ये कुछ फ्लो हो रही है, यहाँ से ऐसे हो रही है, ये फ्लो हो रही है, ठीक। यहाँ पर एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यहाँ पर एरिया जो है ये 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ से लिक्विड अंदर दाखिल हो रहा है, उसकी जो स्पीड है यहाँ से इसकी स्पीड जो है वो मिसाल है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो सवाल पैदा होता है कि यहाँ पे स्पीड फिर क्या होगी। आपने यहाँ से 8 सेंटीमीटर फी सेकंड की रफ्तार से आपने फ्लूइड को अंदर दाखिल किया, ठीक है। तो यहाँ से जो फ्लूइड निकलेगा वो किस रफ्तार से निकलेगा। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी, जो कि हम यहाँ बात कर रहे हैं लिक्विड की, लिक्विड कर लें, डेंसिटी कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो A1 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4, वेलोसिटी 8, ठीक है। यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 12 है, तो ये A2 हो गया 12 इंटू V2। तो ये बन गया 4 इंटू 8/12 इज इक्वल टू V2। तो ये बन गया हमारे पास कितना हो गया 32/12, ये बन गया 32/12। यानी अगर 2 से हम 4 से काट दें, 4 8 32 4 3 12 हल करें तो ये बन गया हमारे पास 2.6 रफली। तो स्पीड उसकी 2.6 हो गई। यहाँ पर स्पीड कितनी थी 8, यहाँ कितनी बन गई 2.6। इसका मतलब कि वहाँ से जो फ्लूइड बाहर निकलेगा उसकी रफ्तार जो है वो 8 सेंटीमीटर पर सेकंड से घटकर 2.6 सेंटीमीटर पर सेकंड रह जाएगी, क्योंकि मुंह खुला हुआ है।
ये चीज़ मैंने पीछे भी आपको क्लास में मैंने बताया था। यही वजह है कि जिस वक्त आप देखें जब आप अपने गार्डन वगैरह में, चमन वगैरह में पानी डालते हैं तो आप नलके के साथ एक प्लास्टिक के पाइप लगाते हैं और लगाने के बाद जब नलका खोल देते हैं तो आगे आप क्या करते हैं, जब आप उसको आगे से यूँ मुंह तंग करते हैं उसका, तो पानी तेज़ी से बाहर निकलता है। तो क्या होता है, असल में आप क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर रहे हैं। जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है तो वेलोसिटी तेज़ हो जाती है, जहाँ पर मुंह खुला हो जाता है वेलोसिटी कम हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज़ हमने फिर यहाँ लिखी। तो कहते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। यानी ये जो मिकदार है A1 V1 A2 V2, यानी ये जो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया और जो स्पीड है उसका जो प्रोडक्ट है, अगर आप यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, यहाँ निकालें, तो स्पीड और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का और स्पीड का जो प्रोडक्ट है, वो जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे होगा, वो सब आपस में इक्वल होंगे। तो सही कहा, वो कहते हैं कि दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप एंड द फ्लूइड स्पीड एट एनी पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट। ये प्रोडक्ट हर जगह पे बराबर होगा। एरिया हर जगह पे एरिया बराबर नहीं होंगे, ना स्पीड बराबर होगी, प्रोडक्ट बराबर होगा, क्योंकि वो चीज़ हमें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी बताती है। अच्छा, देयरफॉर एज वन वुड एक्सपेक्ट, कहते चुनांचे जैसा कि हम सोच सकते हैं कि द स्पीड इज हाई, वहाँ पे स्पीड हाई हो जाएगी, वेयर द ट्यूब इज कॉन्स्ट्रिक्टेड, जहाँ पे ट्यूब पिचकी होगी, यानी उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। ठीक है, एंड लो, और स्पीड कम हो जाएगी वेयर द ट्यूब हैज़ लार्जर डायमीटर, जहाँ पे उसका डायमीटर या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, या रेडियस वो जहाँ पे ज़्यादा हो गया। कहते हैं द प्रोडक्ट A इंटू वी, ये जो प्रोडक्ट A इंटू वी है, यानी क्या मतलब, A इंटू वी का मतलब है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और वेलोसिटी, इसका जो प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं कि हैज़ द डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। ये बेसिकली आपको वॉल्यूम का तस्वुर देता है। देखिए ना, एरिया, मैंने आपसे क्या कहा, मिसाल यहाँ का जो एरिया है वो A है, एरिया A है, ठीक है, एक सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस कवर होता है उसको हम स्पीड कहते हैं। तो हमारे पास हो गया ये V, ये हमारे पास ये हो गया V से मुराद वो फासला जो ये फ्लूइड यहाँ से अंदर दाखिल करते हुए एक सेकंड में या यूनिट टाइम के अंदर कवर करता है। तो यहाँ से A इंटू वी जो हो जाएगा, ये इंटू A इंटू वी, दिस इज इन फैक्ट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास वॉल्यूम, बट इट इज़ द वॉल्यूम विच द लिक्विड या फ्लूइड ऑक्युपाइज इन यूनिट टाइम, एक सेकंड में, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस इन यूनिट टाइम है, स्पीड। ठीक है, तो ये कहते हैं कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है AV, यानी दैट इज द वॉल्यूम विच ए फ्लूइड ऑक्युपाइज इन यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर या जो भी यूनिट टाइम आपने रखा है वो, इसको हम कहते हैं फ्लो रेट। यानी फ्लो रेट से मुराद होती है कि वो वॉल्यूम जो एक सेकंड के अंदर कोई फ्लूइड जो है वो ऑक्युपाई करता है। द कंडीशन AV इज इक्वल टू कांस्टेंट इज एक्विवेलेंट। कहते हैं ये जो AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसको आप यूं भी कह सकते हैं, एक्विवेलेंट, इसका बयान आप चेंज भी कर सकते हैं, इज एक्विवेलेंट टू द फैक्ट दैट द अमाउंट ऑफ द फ्लूइड, कि फ्लूइड की वो मिकदार दैट इंटर्स वन एंड ऑफ द ट्यूब, जो ट्यूब के एक एंड से दाखिल होती है इन ए गिवन टाइम, किसी खास वक्त, किसी एक खास टाइम इंटरवल में, इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ फ्लूइड लिविंग द ट्यूब इन द सेम टाइम इंटरवल। एक खास मिकदार के अंदर, एक खास वक्फे के अंदर जितनी मिकदार से मुराद यहाँ पर जितना वॉल्यूम अंदर दाखिल होगा एक जगह से, उतना ही वॉल्यूम दूसरी जगह से भी बाहर निकलेगा। ठीक है, एज्यूमिंग नो लीक्स, मगर शर्त यह है कि आपकी ट्यूब के अंदर कोई लीक ना हो, यानी लिक्विड ना अंदर से बाहर निकल रहा हो ना बाहर से अंदर आ रहा हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है। अब उसकी ये थोड़ी सी एक एप्लीकेशन है। ये कहता है ए वाटर होज, ये होज से मुराद ये उर्दू का होज नहीं है, अंग्रेजी का होज है। होज से होता है कि ये जो हमारे पास ये जो आपने देखा कि ये आग बुझाने वाली गाड़ियां हैं, ठीक है जी, उनके पास देखा कि ये बड़ी लंबी लंबी ट्यूबें होती हैं जिसमें से वो पानी की पिचकारी फेंकते हैं, तो उसको हम होज कहते हैं। ठीक है, यानी जो पानी को दूर फेंकने के लिए ये जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ होती हैं उसमें जो होज होता है, जो उसके पास जो ट्यूब सी होती है बड़ी सी, बैठ जाए, उसको हम कहते हैं होज। ये कहते हैं कि वाटर होज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर,
एक पानी की एक ट्यूब है, होज है, उसका जो डायमीटर है, यानी ये जो हमारे पास ये ट्यूब सी है, ये जो ट्यूब है, इसका डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। यानी इसकी मोटाई, यानी आप यूँ समझेंगे, ये हमारे पास पानी इसमें से फ्लो कर रहा है और ये जो ट्यूब है इसका जो डायमीटर है ये हमारे पास है 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। इज यूज्ड टू फिल ए 20 लीटर बकेट। वो होज या वो ट्यूब आपने एक नलके के साथ लगाई हुई है, यानी यहाँ पे आप यूँ समझ लें, अब मैं आपको एक दूसरी फिक्र बना देता हूँ। मिसाल है यहाँ पे ये एक नलका लगा हुआ है, ये एक नलका लगा हुआ है, ठीक है, ये उसके साथ ये एक ट्यूब, ये आपने ये रबर की ट्यूब लगाई हुई है। ये ट्यूब आपने आगे लाकर एक बकेट, एक बाल्टी में फेंकी हुई है, एक बकेट में फेंकी हुई है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, इसका जो इस ट्यूब का जो डायमीटर है, ठीक है, या ये आप जैसे ये नलके का जो मुंह है, इसका जो डायमीटर है वो हमारे पास है कितना, ये 2 सेंटीमीटर है, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए वाटर होज 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर इज यूज्ड टू फिल ए 20 लीटर बकेट। 20 लीटर की जो बाल्टी है या कोई टैंकी है या बकेट है, जो भी है, उसको आप भरना चाहते हैं। इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है वो 20 लीटर है। यहाँ पर जो ये पानी का जो नलका है जिसमें से पानी आ रहा है, ठीक है, उस नलके का जो मुंह है उसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। कहते हैं इफ इट टेक्स 1 मिनट टू फिल द बकेट, कहते हैं कि ये बकेट भरने में आपको 1 मिनट लगता है, ये बकेट भरने में आपको 1 मिनट लगा, ठीक है। वो कहते हैं कि व्हाट इज द स्पीड एट विच वाटर लीव्स द होज। तो ये बताओ कि यहां से जो वाटर बाहर निकला उसकी स्पीड क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी। यहां पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। फ्लिप फ्लो, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, तो उसने क्या लिखा, वो कहता है कि देखें द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होज ए। देखिए याद रखेंगे यहाँ पर ट्यूब है, ये आपकी ये इस टाइप की ट्यूब है जिसमें से पानी फ्लो कर रहा है, इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो रेडियस इसका हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, किसी भी गोल चीज का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सर्कुलर रीजन इज पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मगर यहां पर उसने दिया हुआ है कि डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी रेडियस अगर आप लगाएं तो आप लगा सकते हैं पाई d/2, because half of the diameter is a radius. This whole square, that is pi d square by 4, ये बन गया, ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। देखें द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द होज इज इक्वल टू पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका। ये यहाँ पर इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो बन गया पाई डी स्क्वायर बाई 4, दिस वन। मगर डायमीटर आपको जो दिया गया है वो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप डी की जगह पे 2 लगा दें तो ये बन गया 2 स्क्वायर, ये तो ये कट गया, कट के हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई सेंटीमीटर स्क्वायर से मुराद ये है कि 3.142 जो पाई की वैल्यू है, इतने सेंटीमीटर, ठीक है। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इस जगह का, देखिए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब कहता था फ्लो रेट, ये देखिए फ्लो रेट, मैंने क्या कहा था, फ्लो रेट मैंने क्या कहा था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है जी, इनटू ये क्या था, ये हमारे पास ये स्पीड है, ये स्पीड है v स्पीड। उसने कहा भाई कि द फ्लो रेट इज 20 लीटर पर मिनट दिया है आपको। क्या दिया उसने, ये देखें, इफ यहाँ पर इफ इट टेक्स 1 मिनट टू फिल द बकेट, a water hose 2 centimeter in diameter is used to fill 20 liter bucket. If it takes 1 minute to fill the bucket, what is the speed v at which fla fla? बकेट में आ रहा है। अब बकेट आपको कितनी दी हुई है, 20 लीटर, ठीक है ना, 20 लीटर्स। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास द फ्लो रेट ऑफ कितना हो रहा है, 20 लीटर पर मिनट। देखें इट टेक्स 1 मिनट टू फिल द बकेट, बकेट भरने में 1 मिनट लगता है। इसका मतलब है कि इसमें जो पूरा वॉल्यूम आपको जो 20 लीटर भर रही है वो कितने में भर रही है, 1 मिनट में। तो उसने ये लिखा कि दी फ्लो रेट 20 लीटर पर मिनट, और ये बेसिकली किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू वी,
ठीक है, या इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन v, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पड़ी हुई है, जो AV यहाँ होगा वही AV यहाँ होगा। वो अलग बात है कि यहाँ पर एरिया भी चेंज हो रहा है, V भी चेंज हो रहा है, यहाँ पर भी एरिया भी चेंज हो रहा है और V हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे बन गया प्रोडक्ट AV, दस AV इज इक्वल टू, AV कितना हो गया, ये हो गया 20 लीटर पर मिनट, 20 लीटर पर मिनट, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब मसला जो है ना वो ये है कि अमूमी तौर पे हमारे पास जो स्पीड की जो यूनिट हमारे पास है वो या तो मीटर पर सेकंड है या सेंटीमीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखें, और ये चीज़ भी देखें, आपको यहाँ पर सेंटीमीटरों में आई हुई है, यहाँ पर ये आपको दिया हुआ है लीटरों में, तो यूनिट को सेम करें। तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, अब ये आपका एक क्लास से आप ऑब्जेक्टिव का सवाल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया 20 लीटर, ये 20 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि मैंने यहाँ लिखा है इसको 20, देखें इस 20 को मैंने कहते हैं 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। असल में 1 लीटर जो है वो 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये मैंने यहाँ आगे लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है मैंने कि जी 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको हमने कन्वर्ट किया है वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब्स में, तो ये हमने कर दिया यहाँ पर 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर स्पीड आपको जो दी हुई है वो हमारे पास अमूमन जो है, देखें यहाँ पर आपको दे रहा है स्पीड, हम किस में इंडिकेट करते हैं, पर सेकंड में। तो हमने क्या कर दिया कि इसको हमने जो पर मिनट था उसको हमने कर दिया 60 सेकंड, ताकि स्पीड हमारे पास अक्सर आ जाती है इतने पर सेकंड। जब इसको हल करते हैं तो देखें यहाँ पे इसको हल किया आपने, देखें यहाँ देखें ये दिया मैंने, देखें ये 1 लीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने उसमें रखें। तो V, तो यहाँ से V क्या हो जाएगा, देखें तो V आपका हो जाएगा ये V वेलोसिटी, ये बन जाएगा 20 इंटू 10 क्यूब डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये जो हमारे पास A है उसको नीचे लाएं, A हमारे पास पाई है, देखिए पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, देखें तो ये बन गया A आपका हो गया पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे आ गया, और नीचे ऑलरेडी 60 सेकंड पड़ा हुआ है। अब देखें यूनिट खुद ब खुद आएंगी, अगर आप इन तमाम डायमेंशन की यूनिट लगाते जाएं ना, खुद ब खुद इसका आंसर आएगा। अब देखें जब इसको हल करते हैं तो आप यहाँ पर 20 इंटू 10 टू द पावर क्यूब इसको हल करें, कैलकुलेटर पर कर लें, और उसको फिर पाई मीन्स 3.142 से डिवाइड करें, तो करने के बाद तकरीबन उसका आंसर जो है 1.106 ये आ जाता है। अब बाकी यूनिट देखें, ये देखें सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये क्यूब है, स्क्वायर से क्यूब कटा सेंटीमीटर आ गया, और यहाँ पर देखें नीचे ये सेकंड नीचे है तो पर सेकंड, तो ऑटोमेटिकली आपके पास स्पीड आ गई 106 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर कहीं पे आपको यूनिट का पता नहीं चलता, बड़ा आसान तरीका है इसका, वो ये भी कर सकते हैं कि जो जो उसमें मिकदारें फार्मूलों में आई हुई हैं उनके डायमेंशंस लगाते जाएं, उसके यूनिट्स लगाते जाएं। जब यूनिट लगाएंगे आपको उसकी यूनिट आ जाएगी। मिसाल के तौर पर जैसे आप फोर्स को पढ़ते हैं ना, फोर्स को, और आप कहते हैं कि फोर्स का जो फार्मूला है ये F इजिकल टू ma, F इजिकल टू ma। अगर हम यहाँ पर MKS सिस्टम इस्तेमाल करें, MKS सिस्टम यानी किलोग्राम मीटर सेकंड सिस्टम, हम उसको इस्तेमाल करें तो देखिए मैस का फार्मूला क्या हो जाएगा, मैस इन kg, ये बन गया। एक्सेलरेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी बाय टाइम। एक सेकंड के अंदर या एक इकाई वक्त के अंदर वेलोसिटी में जो तब्दीली होती है दैट इज एक्सेलरेशन। इट मीन्स दैट एक्सेलरेशन इज यहाँ पर v बाई टी, v का हो गया मीटर और नीचे टाइम ये हो गया सेकंड, ठीक है। एरिया एक्सेलरेशन नहीं सॉरी v बाई टी, ठीक है ये भी ठीक है। अगर हम उसको आगे बाद में और कन्वर्ट करें, ये मीटर है, ठीक है ना। देखें ये मैं इसको सही करता हूं, देखें v बाई टी, v की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखें व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। तो अगर इसको आप यूं लगा दें, दिस इज द डिस्टेंस बाय टाइम
तो ये बन गया डिस्टेंस बाई टाइम स्क्वायर। ये वजह है कि हम जब एक्सेलरेशन की यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो वो बन जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये बन जाता है मीटर पर सेकंड, यहाँ पर भी और ये भी, तो ये बन गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये बाद में मैथमेटिशियन ने कहा कि इसको आपने उन्होंने एक नया नाम दिया, वो उसने नाम दिया था न्यूटन। ये वो न्यूटन था। असल में उसका जो एक्चुअल यूनिट अपनी ओरिजिनल शक्ल में वो थी हमारे पास इतना किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज व्हाट इज एफ की कीमत। मगर बाद में कह दीजिए कि आप किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को इस नए यूनिट को आप न्यूटन का नाम दे दें। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट बन गई हमारे पास 1 न्यूटन। तो मतलब कहने का मेरा ये है कि अगर बाज़ वक़्त आप फार्मूले अप्लाई कर रहे हैं और करने के बाद फार्मूले अप्लाई करने के बाद अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास यूनिट का नहीं पता चल रहा आपको, तो खुद ब खुद सारे यूनिट लगाएं, खुद ब खुद यूनिटें कटेंगी, कटा के आप पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा। अच्छा, एक सवाल तो ये आपको मैंने वो कर दिया। अब आगे देखें, जैसे कि आपको मैंने पिछले जो लेक्चर दिया था, मैंने कहा भाई कि हाइड्रोडायनामिक्स या ये जो हमारे पास फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसकी एप्लीकेशन जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पे भी है। आप मुझे बताएं, क्या आपके जिस्म के अंदर, आपके बॉडी के अंदर क्या ब्लड सर्कुलेट नहीं कर रहा? जहाँ पर भी फ्लूइड मूव करता है, जहाँ पर भी फ्लूइड मूव करेगा वहाँ पे हाइड्रोडायनामिक्स घुस जाएगी, आकर मैथमेटिक्स वहाँ पे आ जाएगी। सवाल देखिएगा, वो कहते हैं कि इन ह्यूमन ब्लड, इन ह्यूमंस इंसानों में, जानवरों में भी है, इन ह्यूमंस ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट इनटू द AORTA, आयोटा। ये हार्ट के अंदर से एक बड़ा मेन एक ट्यूब बाहर निकलती है। अगर आप फिगर देखें ना, मोटी सी ट्यूब बाहर निकलती है, उसको हम आयोटा कहते हैं। वो आगे जाकर फिर बड़े हिस्सों में तकसीम होती है, कैपिलरीज में तकसीम हो जाती है, उसमें से फिर ब्लड जाके फ्लो होता है, तमाम जिस्म में जाता है। वो देखिए, इन ह्यूमन ब्लड फ्लोज फ्रॉम द हार्ट इनटू द आयोटा फ्रॉम विच इट पासेस इनटू द मेजर आर्टरीज। फिर वहाँ से आर्टरीज शरीयानों में जाता है, ठीक है जी। आर्टरीज दी ब्रांच, अच्छा दी ब्रांच इनटू द स्मॉल आर्टरीज। फिर वो आर्टरीज जो है उससे पैसे मजीद छोटी छोटी शाखें बाहर निकलती हैं, उनको हम नाम देते हैं, देखें ये आर्टरियोल्स का, यानी और छोटी छोटी, उसमें फिर ब्लड फ्लो करता है। विच इन टर्न ब्रांचेस इनटू मेरियड्स ऑफ देखें टाइनी कैपिलरी। मेरियड का मतलब होता है अरबों खरबों। जो लफ्ज़ है ना मेरियड, ये MYRIADS, मेरियड्स का मतलब होता है अरबों खरबों, बेशुमार। वो आगे मजीद छोटी छोटी शाखों में तकसीम होता है, जिसमें ब्लड जाता है और आपके पूरे जिस्म में सरायत करता है। आर्टरीज, द ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट वाया वेन्स। आर्टरी से जाता है और वेन से वापस आता है, तो यूँ सर्कुलेशन होती रहती है। कहते वेन से वापस आता है। द रेडियस ऑफ द आयोटा इज अबाउट 1 सेंटीमीटर। कहते हैं जो आयोटा है किसी का, उसका जो रेडियस है वो कितना है, उसका जो रेडियस है वो कितना है, अबाउट 1 सेंटीमीटर। वो 1 सेंटीमीटर उसका जो रेडियस है 1 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। एंड द ब्लड पासिंग थ्रू इट, और उसमें से जो ब्लड हार्ट पंप करके उसमें जो ब्लड को फेंकता है आपका हार्ट, वो कितना है, हैज़ द स्पीड अबाउट 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से जो हार्ट है वो उसमें पंप करता है ब्लड को, मीटर पर सेकेंड। A typical capillary has a radius of about 4 into 10 to the power minus 4 centimeter। ठीक है जी। कहता है कि हैज़ द रेडियस, कहते हैं कि एक कैपिलरी टिपिकल, कोई एक खास कैपिलरी, हालांकि कैपिलरी की भी जो रेडियस है वो चेंज होते रहते हैं। इंसान के अंदर जो है वो जो कैपिलरी, हर कैपिलरी सेम टाइप की नहीं होती, लेकिन कहते हैं कोई भी आप एक उठा लें तो उसकी रफली जो उसका जो रेडियस है उसका वो है 4 into 10 to the power minus 4 सेंटीमीटर। उसकी कैपिलरी का ये एरिया ऑफ, ये सॉरी उसका रेडियस है। एंड द ब्लड फ्लोइंग थ्रू इट एट ए स्पीड ऑफ 5 into 10 to the power माइनस इतने मीटर, 4 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। और उसमें से जो ब्लड फ्लो करता है उसका स्पीड है 5 into 10 to the power minus 4 मीटर पर सेकेंड। इस हिसाब से उसके अंदर ब्लड
जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है, सवाल वापस से कर रहा, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये बताओ अगर ये सूरत हाल बन रही है तो ये बताओ कि उस शख्स के अंदर एस्टिमेट हाउ मेनी कैपिलरीज देयर आर इन द बॉडी, उस आदमी के अंदर कितनी कैपिलरीज हैं, उस आदमी के अंदर कैपिलरीज कितनी है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, डाटा मैंने सारा लिखा है, फिर आगे आपको मैंने छोटा सा असाइनमेंट दिया, लेकिन वो असाइनमेंट तकरीबन मैंने हाल ही कर दिया आप लोगों को, लेकिन इसको समझें। वो कहते हैं कि लेट A1 इज द एरिया ऑफ दी, देखिए एरिया से मुराद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यहाँ एरिया से मुराद है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो आयोटा है, ये जो आयोटा यहाँ से निकला होता है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो कितना दिया है उसने, वो आयोटा कहता है कि A1 इज द एरिया ऑफ द आयोटा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ वहाँ पर, एंड A2 भी द एरिया ऑफ ऑल कैपिलरीज, और जितनी भी कैपिलरीज हैं, जितने भी कैपिलरीज, लाखों अरबों माइरियड्स ऑफ लगो, तो उन तमाम का मजमूई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो हमारे पास है। कहते हैं कि एंड A2 इज द एरिया ऑफ ऑल कैपिलरीज थ्रू विच द ब्लड फ्लोज, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है। देन A2, देखें A2 यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये उसकी बात कर रहा है, देखें आर्टिस्ट की बात कर रहा है। तो इसका फार्मूला क्या है, देखें N से मुराद है, देखें N इज द नंबर ऑफ कैपिलरीज। ए कैपिलरी देखें, अगर A को ले लेते हैं, A को ले लें तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा पाई R स्क्वायर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये देखें मैंने लिखा है कैपिलरी, ये उसका एरिया है। तो टोटल का एरिया कितना हो जाएगा, अगर उसके अंदर जो कैपिलरीज की तादाद N है, लाखों करोड़ों में है, N से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मजमूई कैपिलरीज का जो एरिया है वो A2 वो ये हो गया, वर N इज द नंबर ऑफ कैपिलरीज। ठीक है जी, एंड देखें R, देखें रेडियस ऑफ ए कैपिलरी इज 4 इंटू 10 टू द पावर -4। ये देखें ए टिपिकल कैपिलरी इज अबाउट सो मच 4 इंटू इतना सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उसने ये जो रेडियस ऑफ द कैपिलरी है इक्विवेलेंट टू अप्रोक्सीमेट है, तो ये बन गया। ठीक है, इज द एस्टिमेटेड रेडियस एवरेज ऑफ वन कैपिलरी फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ये देखें अभी आपको मैंने यहाँ बताया इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नीचे छुप गई है, V2 A2 V1 A1 या V1 A1 इज इक्वल टू V2 A2। ठीक है, अब यहाँ पर ये V2, ठीक है, ये जो आपका A2 है ये लगा दिया N पाई R स्क्वायर दिस वन, ये V1, और ये हमारे पास A जो है ये बन गया हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द आयोटा। तो आयोटा हो गया पाई, देखिए R स्क्वायर, ये आयोटा का रेडियस। तो यहाँ से आपने कहते हैं कि हाउ मेनी कैपिलरीज आर, कितनी कैपिलरीज हैं, कैपिलरीज की तादाद क्या थी, N थी, तो N इज इक्वल टू दिस बाई दिस। अब यहाँ पे आप V1 लगा दें, पाई की वैल्यू, पाई तो कट जाएगा, पाई तो कट जाएगा, इसकी कीमत लगा दें, रेडियस इसका लगा दें, सबको पूरे कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करते हैं तो इसका तकरीबन आता है 4 इंटू 10 टू द पावर 9, 4 इंटू 10 टू द पावर 9, बट 10 टू द पावर 9 मीन्स बिलियन, 10 टू द 9 को हम बिलियन कहते हैं, तो ये बन जाएगा 4 बिलियन। तो उस शख्स के अंदर 4 बिलियन कैपिलरीज हैं। तो देखा आपने, सिर्फ उसके आयोटा का साइज नापा, एक्सरे की मशीन से आप फौरन नाप सकते हैं कि इसका इतना है। ठीक है जी, फ्लड ब्लो भी होता है, सब होता है, आप मैथमेटिकली आप कैपिलरीज को नहीं नाप सकते, मैथमेटिक्स आपको कैपिलरी की तादाद बता देगी कि इस आदमी में इतनी कैपिलरीज हैं। आगे समझ नहीं आई। सिमिलरली अगला सवाल देखिए, ये मैंने आपको हिंट्स भी दिया है, खैर सवाल भी दिया है और साथ हिंट्स भी देके मैंने हाल ही कर दिया है, आपने खाली देखना है इसको। कहते हैं कि दी क्रॉस सेक्शनल एरिया ए नोट क्रॉस एरिया ऑफ द आयोटा द मेजर ब्लड, ये मेजर ब्लड वेसल है जहाँ से खून जाता है, emerging from the heart of a normal resting person, नॉर्मल रेस्टिंग, वो आदमी जो हालत सुकून में बैठा है, रेस्टिंग पोजीशन में है, क्योंकि आदमी अगर मुशक्क़त करे तो उस केस में हीट ज़्यादा हो जाती है और फ्लो कुछ और हो जाती है। तो कहते हैं कि आम रेस्टिंग हालत में जो है वो पर्सन जो है उसका जो हमारे पास वो है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका जो ये वो है आयोटा, जो कि मेजर ब्लड वेसल है, emerging from the heart of a normal resting person is 3 centimeter square and the speed V naught of the blood is 30 centimeter per second. A typical capillary, वो खास कैपिलरी, उसका डायमीटर जो है वो अप्रोक्सीमेटली है 6 माइक्रोमीटर, 6 माइक्रोमीटर, म्यू एम, फिर से पढ़े नहीं पढ़े आप लोगों ने, ये म्यू मैक्रो के लिए इस्तेमाल होता है, 6 माइक्रोमीटर
हैज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना है, एंड फ्लो स्पीड जो है वो 0.5 सेंटीमीटर पर सेकंड है। कहते हैं हाउ मेनी कैपिलरीज डज सच पर्सन हैव, तो ये आदमी जो है इसके अंदर कितनी कैपिलरीज होंगी, वो इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल होगी, ठीक है, वो यहाँ पे अप्लाई हुई है। देखें यहाँ पर ये ए नोट वी नोट इज इक्वल टू ए वी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये ए का है, लेकिन चूंकि एन कैपिलरीज हैं तो एन से मल्टीप्लाई करिए, टोटल कैपिलरी आ गई। इसको यहाँ पर एन लगा के ये हो गया, कीमतें पुट करें तो ये बन जाएगा 6 × 10⁹। इसका आंसर अगर होल फिगर में ले आए तो ये बन जाता है हमारे पास कितना, 6 बिलियन। ये हमने देखें, हमने हाइड्रोडायनामिक्स को इस्तेमाल किया है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और ख़ासकर ह्यूमन सिस्टम के ऊपर। यूँ आप चाहें तो आप इसको ना सिर्फ ह्यूमन सिस्टम से हटाकर आप इसको एनिमल्स पे लगाएं, जहाँ पर भी लगाएं आप उसको लगा सकते हैं। बैठे आप बैठे, आप बैठे, मैं इधर बैठता हूँ, ठीक है। काफ़ी जितना आज, अब तो टाइम भी हो गया, फिर कल कितने बजे आएंगे?